हेलो गाइस। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले किसी आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक चार्ज को ले जाने के लिए, एक एक्सटर्नल चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर ये ढेर सारे चार्जेस मौजूद हैं और हमारे पास एक चार्ज q है जो पोजीशन वेक्टर a पर ओरिजिनली लोकेटेड था और हम इसे किसी पाथ के अलॉन्ग ट्रैवल करते करते धीरे धीरे हम लोग b पर पहुंच गए, जिससे जो पोजीशन वेक्टर b पे लोकेटेड एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए। देन इस कंडीशन में जो हमें वर्क डन करना पड़ा होगा उसे हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पाथ के अलॉन्ग जो छोटा सा हमें मूवमेंट करना पड़ा होगा जिसे हम डीएल वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, उसमें जो वर्क लगा होगा उसे हम लोग फोर्स इनटू डीएल वेक्टर लिख सकते हैं। अब ये इस फोर्स की जो एट मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही फोर्स लगा दें। अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है देन उस पर क्यू इंटू ई वेक्टर इतना फोर्स लग रहा होता है, तो यहाँ पे हमें माइनस क्यू ई वेक्टर इतना फोर्स लगाना होगा। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरह का होगा। पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसकी जो नेगेटिव का जो वैल्यू होता है वो और कुछ नहीं बल्कि उन दोनों ही पॉइंट्स में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वांटिटी होती है उनका डिफरेंस होता है। सो हम लोग वर्क डन को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन में अगर हम Q को दोनों साइड डिवाइड कर दे देन हमें एक और बात पता चलता है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो और कुछ नहीं होता है बल्कि पार्टिकल को, किसी चार्ज पार्टिकल को एक जगह दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क लगा होता है डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू होती है। यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इस एक्सप्रेशन से हमें एक बात पता चल रहा है कि जब भी हमारे पास चार्ज का कोई एक आर्बिट्री डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को किसी जगह से वहां तक लेके आ रहे होंगे, इन दैट कंडीशन हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा। तो हम हमें यह भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास एक आर्बिट्री चार्ज का एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा गया है देन उन चार्जेस को वहां तक लाने के लिए भी कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा और ये वर्क डन किसी ना किसी तरह से एक ढंग से सिस्टम के अंदर में ही चला गया है। इसी तरह से हम लोग किसी भी सिस्टम का एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कई चार्जेस का एक आर्बिट्री सिस्टम दे रखा गया है, इन दैट कंडीशन जितना वर्क डन उसे बनाने में लगा होगा उससे हम उसकी एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर हम लोग एक जीरो एनर्जी वाली कंडीशन को अज्यूम कर ले और धीरे धीरे करके एक एक करके चार्जेस को हम वहां पे लाते जाएं देन हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा और इसी टोटल वर्क को हम उस सिस्टम की एनर्जी कह सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि हम इस जीरो एनर्जी को कैसे डिफाइन करें। हम लोग चाहे तो अपने मन से कैसे भी कन्वीनियंटली जीरो एनर्जी के पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं और उस अनुसार एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें याद रखना होगा कि हम हमेशा उसी सेम कन्वेंशन को फॉलो करें, क्योंकि एक्चुअली में एनर्जी की वैल्यू मैटर नहीं करती है, एनर्जी का डिफरेंस मैटर करता है। और किसी भी कन्वेंशन को हम यूज करें वो डिफरेंस वाले जो क्वांटिटी होगी, एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो हर सिस्टम में सेम ही होगा। अब फिजिसिस्ट के लिए जो लगा कि उनके लिए जो सबसे कन्वीनियंट सिस्टम होगा वो ये होगा कि चार्जेस के बीच में जब इनफाइनाइट सेपरेशन होगा, यानी चार्ज जब इन्फिनिटी पे लोकेटेड होंगे, इन दैट कंडीशन हम मानेंगे कि उनके बीच की एनर्जी जीरो है। इसके पीछे की रीजनिंग ये है कि अगर हम लोग मान लेते हैं हम किसी भी दो चार्जेस के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस के समय में जीरो एनर्जी मानते हैं, देन उन्हें अगर ये दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं देन इन दोनों को ही अगर हम लोग थोड़ा सा भी दूर की ओर सेपरेट करेंगे देन हम एक बात ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली में हम लोग रिपल्शन के साथ काम कर रहे हैं। देन ये एक्चुअली में खुद से एनर्जी लूज कर रहा होगा, देन हमारे पास एक नेगेटिव एनर्जी जैसी चीज आ जाएगी। और इन्हीं नेगेटिव्स को अवॉइड करने के लिए फिजिसिस्ट ने ये किया कि इनके बीच में जब इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी उस समय पे जीरो एनर्जी डिफाइन कर दिया, बिकॉज उस समय कोई फोर्स ही नहीं है और इसलिए कोई वर्क हो ही नहीं सकता है। बट जैसे ही इनके बीच में कोई ना कोई फाइनाइट डिस्टेंस होगा हम लोग वहां पर से इसकी एनर्जी को बढ़ा और घटा दोनों ही सकते हैं, बट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम इसकी एनर्जी को और नहीं घटा सकते हैं। आइए हम अपने इस कन्वेंशन और अपने इस मेथड के थ्रू एक आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
जो कि डिस्क्रीट छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स के कारण से बना हुआ है, उसके एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक आर्बिट्री पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, जिसके अंदर में Q1 चार्ज R1 पोजीशन वेक्टर पे है, Q2 चार्ज R2 पोजीशन वेक्टर पे है, Q3 चार्ज R3 पोजीशन वेक्टर पे है। इसी ढंग से एक Qi आर्बिट्री चार्ज Ri पोजीशन वेक्टर पे है, और इसी ढंग से सिमिलरली हमारा Qn चार्ज Rn वेक्टर पे है, यानी टोटल n हमारे पास चार्जेस हैं जो n पोजीशन वेक्टर्स पे लोकेटेड हैं। अब इस सिस्टम की एनर्जी जीरो कब होगी, हम इसे कंसीडर करते हैं। अगर किसी भी दो चार्जेस के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होगा, इन दैट कंडीशन हम लोग उन दोनों की हम इस उस सिस्टम की एनर्जी को कभी भी जीरो नहीं कह सकेंगे। इसका मतलब है कि हर एक चार्ज के बीच का जो हर एक पेयर ऑफ चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब हर एक चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट पे कंसीडर करें। सो जीरो जीरो एनर्जी का कंडीशन तब होगा जब इसमें से हर एक चार्ज इनफाइनाइट पे होगा, और फिर हम लोग वहां पर से एक एक करके चार्जेस को लेके आएंगे और हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हर एक चार्ज को लाने पे हमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो हमारे जीरो एनर्जी का सिस्टम कुछ ऐसा दिख रहा होगा। मान लेते हैं हम लोग Q1 चार्ज को पोजीशन R1 वेक्टर तक ला रहे हैं इन्फिनिटी से। इन दैट कंडीशन हम लोग ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हर एक पार्टिकल, हर एक चार्ज पार्टिकल Qi जो चार्ज है वो जो कि अब भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, सो इस पे जो उस पे फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा जीरो रहेगा, और इसलिए हमें यहाँ तक लाने में भी कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, और इसलिए अब भी इस सिस्टम की एनर्जी जीरो ही रहेगी। अब मान लेते हैं हम लोग Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से R2 पोजीशन वेक्टर पे ला रहे हैं। देन हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि स्टार्टिंग में इन्फिनिटी पे था, इन दैट कंडीशन हमारा जो एनर्जी होगा सिस्टम का वो तब भी जीरो रहेगा, बिकॉज इन दोनों ही चार्जेस के बीच में कोई फोर्स नहीं होगा, और बाकी चार्जेस तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे हैं तो इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। बट जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे उनके बीच की डिस्टेंस फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, सपोज दैट R2 पोजीशन वेक्टर पे आएगा, देन यहाँ तक लाने में हमें कुछ ना कुछ जरूर वर्क डन करना पड़ा होगा, बिकॉज इन बिटवीन दिस प्लेसेस कुछ ना कुछ फोर्स Q2 पे लग रहा होगा ड्यू टू Q1, और इसके कारण से हमें इसे लाने समय में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा, जिसे हम अपने प्रीवियस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कहता है कि अगर हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट करना है किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास एक दूसरे चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने के लिए, देन वो होता है कि उस आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा उससे हम लोग उनके स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट पर जो उन दोनों पोटेंशियल की वैल्यूज होगी उनको घटाकर उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को लेके चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारा इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी था, और इन्फिनिटी में पोटेंशियल अगर हम देखेंगे बिकॉज 1/r टर्म इंक्लूडेड है, देन वो जीरो हो जाएगा। सो अगर हम लोग इस कंडीशन में वर्क डन लिखना चाहेंगे, देन वो सिंपली Q2 चार्ज जिसको हम लेके आ रहे हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड R2 वेक्टर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू here the potential is with respect to Q1, that is the potential that is produced due to Q1. so हम लोग वर्क डन जो हमें करना पड़ा उसे कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मान लेते हैं अब हम लोग एक Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से R3 पोजीशन वेक्टर पे ला रहे हैं। नो इस कंडीशन में हम लोग का जो वर्क डन करना पड़ा होगा, जो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा होगा, अब वो क्या होगा, तो वो होगा कि हमारे Q1 और Q2 चार्ज सिस्टम के कारण से जो R3 पोजीशन वेक्टर पे जो पोटेंशियल है माइनस जो इन्फिनिटी में पोटेंशियल है यानी कि जीरो, उन दोनों का डिफरेंस लेके हम लोग Q3 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि Q3 इंटू द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 एट पोजीशन वेक्टर R3, ऐसा कह सकते हैं। बट अगर हम ध्यान दें तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहता है कि इसकी वैल्यू कि Q1 और Q2 के दोनों के कारण से जो पोजीशन R3 वेक्टर पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो वो सिंपली Q1 के कारण से जो R3 पोजीशन वेक्टर पे हमारा पोटेंशियल रहा होगा उतना, प्लस Q2 के कारण से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पोजीशन R3 वेक्टर पे रहा होगा उतना, उन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग जो नया और वर्क डन करना पड़ा उसे लिख सकते हैं। अब हम लोग हर एक वर्क को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसे W1 कह देते हैं, यानी Q1 चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ, W2 कह देते हैं जो Q2 चार्ज को लाने में हुआ, और W3 कह देते हैं जो Q3 चार्ज को हमें लाने में वर्क डन करना पड़ा।
अगर हम इस पैटर्न को नोटिस करें तो हम लोग जनरल किसी भी एक क्यू आई एच चार्ज को लाने के लिए, जब उससे पहले जितने भी चार्जेस हैं वो लाए जा चुके हैं, उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ा होगा उसका एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं जो कुछ इस तरह का होगा। उसके लिए हम इस बात को कंसिडर करेंगे कि क्यू आई चार्ज को लाने के लिए हमें क्यू आई माइनस वन इतने चार्जेस क्यू वन से लेके पहले लाने होंगे, उनके कारण से जो वो आर आई पोजिशन वेक्टर जहां पे हम लोग ने क्यू आई चार्ज को लाया है हमारे जनरल एक चार्ज को, उस पे उस पॉइंट पे जो इन सभी कारण इन सभी प्रीवियस चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल होगा उन सब का सम माइनस माइनस उन सभी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी पे जो कि जीरो है, तो ये पूरा टर्म में जीरो हो जाएगा, इनटू वो क्यू आई चार्ज हो जाएगा। और हम लोग चूंकि जानते हैं कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पोटेंशियल फॉलो करता है, तो हम इस टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को उनके इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देन हम लोग जो जनरल पोटेंशियल वी आई है, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है ड्यू टू चार्ज क्यू आई, उसे अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ जितने भी चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं। हम लोग पोटेंशियल एट आर टू वेक्टर ड्यू टू चार्ज क्यू वन इस वाले टर्म को लिख सकते हैं एज 1/4πε0 Q1, क्योंकि ये Q1 चार्ज के कारण से प्रोड्यूस हो रहा है, एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों ही चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, जो कि हम लोग आर करली R12 की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा W2 का एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इससे एक्सप्रेशन को अप्लाई करते जाएं, देन हम एक पैटर्न को देखेंगे जो कि कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे करली R12 का मतलब है कि चार्ज Q1 और Q2 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इसी तरह से करली R13 का मतलब होगा चार्ज Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस, और इसी तरह से करली R23 का मतलब होगा चार्ज Q2 और Q3 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर हम एक बात नोटिस कर सकते हैं कि जैसे हम लोग सेकेंड चार्ज को लाने समय जो हमें वर्क डन लिखना था, उसे हम लोग 1/4πε0 Q2 चार्ज लाने से के लिए उससे पहले जितने भी चार्जेस थे जैसे कि Q1, तो उसके साथ उसका प्रोडक्ट लिया और उस दोनों के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड किया। वैसे ही थर्ड चार्ज जो था उसे लाने के लिए हम लोग ने 1/4πε0 लिखा और उसे हम लोग ने मल्टीप्लाई किया। Q3 से पहले हमारे पास Q1 और Q2 चार्जेस थे, तो इन दोनों के साथ ही हम लोग ने उसका प्रोडक्ट लिया और उसके बीच के डिस्टेंस से उन दोनों को ही डिवाइड किया और उसको सम कर दिया और उसको हम लोग ने 1/4πε0 से मल्टीप्लाई किया। तो इसी ढंग से हम लोग इन जनरल देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी आई एच चार्ज को ला रहे हैं, देन हम लोग क्यू आई से पहले जितने भी Q1 Q2 से लेकर Qi-1 चार्जेस होंगे उन सब के साथ उनको प्रोडक्ट करेंगे और इसमें से हर एक प्रोडक्ट को हम लोग उन दोनों ही चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे डिवाइड करेंगे और उन सब को सम करने के बाद आखिरकार फाइनली हम लोग 1/4πε0 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस ढंग से हम लोग चार्ज को लाने में जो हमें वर्क डन हुआ उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन सभी वर्क डन को जब हम लोग आपस में जोड़ लेंगे तो हमें नेट वर्क डन मिलेगा। तो हम लोग नेट वर्क डन का कुछ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब इसमें से W1 जो है वो हमारा 0 है, इसके अलावा जितने भी टर्म्स हैं हम उनको एक एक करके लिखते हैं। इस तरह से हम लोग अपने पूरे सम को लिख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला पहले लाइन में जो हम लोग ने एक्सप्रेशन लिखा है वो W2 है, यानी कि जो हम लोग को सेकेंड चार्ज लाने में वर्क डन हुआ था, हम लोग ने जिस तरह से डिस्कस किया हम लोग ने बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेशन लिखा है कि Q2 चार्ज को लाने के लिए हमारे पास पहले Q1 चार्ज था, तो उसके साथ उसका प्रोडक्ट लिया और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया और 1/4πε0 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही जब हम लोग थर्ड चार्ज को ला रहे होंगे और उसको लाने में जो वर्क डन W3 हुआ होगा वो हमारे सेकेंड लाइन में यहाँ लिखा हुआ है, जिसे हम लोग Q3 चार्ज लाने से पहले Q1 और Q2 चार्जेस थे, तो हम लोग ने Q1 Q2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे R13 और R23 के साथ रिस्पेक्टिवली उनके प्रोडक्ट को डिवाइड करके 1/4πε0 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी ढंग से हम लोग ने फोर्थ चार्ज के लिए हमारे पास लाने समय उससे पहले ही Q1 Q2 और Q3 रहे होंगे, तो हम लोग ने Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R1 R4 किया है, प्लस Q2 Q4 बाय R2 बाय R4 किया है, और Q3 Q4 बाय R34 किया है, जिस और सबको हम लोग ने 1/4πε0 से मल्टीप्लाई किया है। इसी ढंग से जब हम लोग आखिरी चार्ज Qn को ला रहे होंगे, जब उससे पहले हम लोग ने 1 से लेके n-1 तक सभी चार्जेस ले आए होंगे, तो हम लोग इसीलिए Q1 इंटू Qn 1
R1n लेके आएंगे, R1n से डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड चार्ज के लिए Q2Qn/R2n वाले टर्म का यूज़ करेंगे, और इस ढंग से हमारे आखिरी जो टर्म आ रहा होगा उसमें हमारा Qn-1 Qn Rn-1 n इतने दूर तक के टोटल टर्म्स होंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारा पहला लाइन है उसमें बात ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग ने यहाँ पे Q2 चार्ज के लिए जितनी भी कैलकुलेशन है वो कर रहे थे, बट हम लोग ने यहाँ पे Q2 चार्ज के लिए Q1 चार्ज के साथ कैलकुलेशन की है, मतलब उसका प्रोडक्ट लेके उसके साथ उसके डिस्टेंस को डिवाइड किया है और फिर 1/4πε0 से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये काम Q2 चार्ज के लिए और किसी के साथ भी कर सकते थे, हालांकि वो टर्म्स हमारे यहाँ वर्क में आए नहीं है, बट हम लोग उन टर्म्स के बारे में सोच सकते हैं कि जो यहाँ पे बीच में रह रहे होंगे। वो टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, हम लोग ने Q1 Q2 कर लिया है तो Q2 Q3, उसके बाद Q2 Q4, इसी ढंग से हमारे पास लेते हुए Q2 Qn वाले टर्म्स होंगे। अगर हम इन सभी टर्म्स को ध्यान से देखेंगे देन वो सभी टर्म्स एग्जैक्टली यहां पर हमारे पास है, इस वाले लाइन में। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड चार्ज के लिए देखेंगे, और थर्ड चार्ज के लिए हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी, क्योंकि हम लोगों ने थर्ड चार्ज के लिए Q2 और Q1 के लिए तो कैलकुलेशन कर लिया, बट Q4 Q5 Q6 ऐसे लेते हुए Qn तक के लिए जो कैलकुलेशन होगा वो सभी के सभी कुछ इस लाइन के अंदर में कंटेन होंगे। इसी ढंग से हम एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं कि हर एक में जो बचा हुआ रिमेनिंग टर्म होगा वो उसके जस्ट नीचे वाले एक लाइन के अंदर में कंटेन होगा। इसका मतलब है अगर हम उन सभी टर्म्स को आपस में जोड़ देते हैं तो हम लोग बेसिकली इसी को, इनमें से हर एक लाइन को दोबारा से जोड़ रहे हैं। बट अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट लाइन के तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो अगर हम फर्स्ट लाइन में ध्यान देंगे तो हमें ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन में अगर कुछ नहीं था तो एटलीस्ट हमारे पास जीरो था। अगर हम लोग यहाँ पर Q1 चार्ज से रिलेटेड सब वो लिखना स्टार्ट कर दे, जो कि होगा Q1 को Q2 के लिए, Q1 का Q3 के लिए, और इस ढंग से उन सभी टर्म्स को लिखना स्टार्ट करेंगे, देन वो एक्चुअली में यहाँ पर हमारे पास सारे कंटेन है, Q1 का Q2 के लिए, Q1 का Q3 के लिए, और इसी ढंग से वो सारे के सारे टर्म्स। तो अगर हम ध्यान देंगे तो अगर हम वो मिसिंग टर्म्स को सारे यहाँ लिख देते हैं, इन दैट कंडीशन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली वही सम हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम लोग हर एक पेयर के लिए जो हमारा ये रिस्पेक्टिव टर्म हुआ कि एक m और nth चार्ज के लिए Qm Qn/Rmn इंटू 1/4πε0 इस क्वांटिटी को डिफाइन कर दे और हर एक पेयर के लिए इसका सम ले ले, इन दैट कंडीशन हम लोग को टोटल चार्ज मिले, टोटल वर्क डन मिलेगा, बट एक्चुअली में उसका दोगुना मिलेगा। एक बात यहाँ पे खास बात ये नोटिस करने का है कि हम लोग ने सेम चार्जेस पे ये कभी भी अप्लाई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि दो बात, ऑब्वियसली सेम एक चार्ज के कारण से उसमें खुद से एनर्जी तो प्रोड्यूस हो भी नहीं सकती है, और दूसरा बात अगर हम ऐसा करेंगे देन R11 ये खुद चार्ज Q1 का Q1 से डिस्टेंस है वो तो जीरो होगा। इन दैट कंडीशन डिनोमिनेटर में जीरो इस पूरे ही टर्म को इन्फिनिटी के ऊपर टेंड करा देगा, जो हम जानते हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग जब ये कैलकुलेशन कर रहे हैं देन हम लोग यहाँ पर हर चार्ज का पेयर लेंगे, बट उस चार्ज को खुद के साथ कंसीडर नहीं करेंगे। सो हम लोग टोटल जो हमारा वर्क डन है उसे हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट हम लोग जो टोटल वर्क डन है उसे लिख सकते हैं Qi Qj, उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय Rij, यानी उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देना, और इसका Ij का 1 से लेके n तक का जितना भी पेयर है उन सबका सम ले, उन सबको के ऊपर करना है, जहाँ पे I और J आपस में इक्वल नहीं होंगे, इन सबका टोटल सम लेंगे, इसे 1/4πε0 से डिवाइड करेंगे और हाफ करेंगे बिकॉज हमारे पास हर एक टर्म रिपीटेड आया हुआ है। इसे हम चाहे तो एक और सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। कुछ इस फॉर्म में भी हम इस सम को लिख सकते हैं, यानी कि बेसिकली हम लोग J की वैल्यू I से लेके n तक जाएंगे, यहाँ पे हम लोग J को कभी I के इक्वल नहीं होने देंगे, और इस टर्म को कैलकुलेट करके इसमें से हर एक को हम लोग Ri से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसके ऊपर हम लोग सम ले लेंगे। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक पोटेंशियल टर्म है। बेसिकली हमारे जितने भी हमारे चार्ज का सिस्टम है उसमें से उस Ri चार्ज को छोड़ के जितने भी और चार्जेस हैं उनके कारण से Qi के पोजीशन पे जो पोटेंशियल है वो है, और इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में भी इसे कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में 1/4πε0 टर्म भी इसके अंदर में होगा पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में। सो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये कहता है कि अगर हमारे पास ढेर सारे चार्जेस, पॉइंट चार्ज का एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, देन हम उसमें से हर एक चार्ज को चूज करेंगे और बाकी के जितने भी चार्जेस हैं उसके कारण से वो चार्ज जितना भी पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा होगा
उसको उस नेट पोटेंशियल से उस चार्ज के को मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा ही हम लोग हर एक चार्ज के लिए करेंगे और उन सबका सम लेकर हम लोग उसे हाफ कर देंगे, तो हमें टोटल वर्क डन जो कि हमें उस सिस्टम को बनाने के लिए करना पड़ा है वो मिल जाएगा। और ये एक्चुअल में और कुछ नहीं बल्कि उस सिस्टम की अपनी एनर्जी होगी। अब हम लोग इसी एक्सप्रेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे, और उसी उसी का इसका ही यूज करते हुए हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वर्क डन होगा उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास स्पेस के अंदर कोई वॉल्यूम v वाला एक ऑब्जेक्ट है, जो कि जिसमें कि हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम, जिसको हम लोग एक फंक्शन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो के मदद से डिनोट कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर एक बहुत ही छोटा सा डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, और मानते हैं कि v हमारे इसके बॉडी के जितने भी रिमेनिंग पोर्शन है उसके कारण से इस पर जो पोटेंशियल है वो है, यानी कि बेसिकली इस पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल है वो हमारा v है। क्योंकि ये बहुत ही छोटा इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज एलिमेंट है, तो अगर हम इसे इंक्लूड ना भी करें या करें भी तो हमें इनके पोटेंशियल में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पूरे बॉडी के कारण से, पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से जो पोटेंशियल है वो हम लोग v मान लेते हैं। इन दैट कंडीशन हम लोग वर्क डन जो होगा इस पूरे चार्ज सिस्टम को बनाने के लिए उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग ने प्रीवियस कंडीशन जो हम लोग ने वर्क का एक्सप्रेशन जो कैलकुलेट किया है उसी का यूज़ किया है। हम लोग ने छोटे से चार्ज को उसके अंदर के लिया है और उसको उस पॉइंट पे मौजूद पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करके टोटल हम लोग ने हर एक पार्ट के लिए इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट कर दिया और फिर उसका हाफ ले लिया है, जो बिल्कुल पहले वाले की तरह सिमेट्रिक है। जैसे कि हम लोग ने पिछले वाले कंडीशन में हर एक चार्ज को लेके उस पे जो बाकी के जितने भी चार्जेस का जो पोटेंशियल था उसे उससे मल्टीप्लाई करके उसको सम लेकर के उसका हाफ कर दिया। हम लोग ने बिल्कुल यहाँ पे भी वही काम किया है। अगर हम लोग डी क्यू चार्ज को देखेंगे तो हम लोग डी क्यू चार्ज को वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ के मदद से और रो की मदद से कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। हम लोग गॉसेस लॉ से ये जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो रो बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर हम इसी फैक्ट का यहाँ पे यूज़ करें और रो की वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें कुछ ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम एक बात को नोटिस करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस है, उसे हम लोग पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस पर हम इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं। बट हमें पता है कि अगर हमारे पास एक पूरी क्वांटिटी का डाइवर्जेंस हो देन उसे कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान होता है। और इसके लिए अगर हम लोग को ये मोटिवेशन मिल रहा है कि हम इस बात को एक्सप्लोर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू पोटेंशियल, चूँकि हम लोग यहाँ पे स्पेस के हर एक ये जो क्वांटिटी होगी वो स्पेस में हर एक पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को स्केलर पोटेंशियल से, स्केलर वैल्यू जो पोटेंशियल है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल एक वेक्टर फील्ड होगा और उसका हम लोग डाइवर्जेंस ले रहे हैं, तो ये बात सेंस बना रही है। तो हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करें, इससे हमें यहाँ पर ये मोटिवेशन मिल रहा है। देन अगर हम इस डेल ऑपरेटर को ओपन करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ये हो जाता है कि पोटेंशियल इंटू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सो हम यहाँ पर से डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पोटेंशियल जो हमारे ऊपर इंटीग्रेंड में है उसे कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पर हम एक और बात याद कर सकते हैं कि पोटेंशियल के ग्रेडियंट का नेगेटिव का जो वैल्यू होता था वो और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता था। सो हम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, और ई के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जस्ट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम लोग फाइनली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इस वैल्यू को ऊपर वाले इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अब हम इन दोनों ही इंटीग्रल्स को सेपरेट कर सकते हैं और उससे हमें ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। इसमें से जो हमारा जो सेकंड इंटीग्रल है उसे हम ध्यान से देखेंगे देन ये एक वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल है, जिसे हम डाइवर्जेंस थ्योरम से उसके बाउंड्री यानी उसका जो सरफेस है उसके ऊपर के एक क्लोज इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक क्लोज सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि हम इस बात को ध्यान से देखें कि ये V और S जो हमारा वॉल्यूम और सरफेस है वो क्या है।
सो वी वो वॉल्यूम है जो हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वॉल्यूम है टोटल, उसके उसके रीजन को डिनोट कर रहा है, और एस उसके आउटर सरफेस को डिनोट कर रहा है। बट यहाँ पर हम एक बात यूज़ कर सकते हैं, एक ट्रिक, मैथमेटिकल ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जो कि है कि मान लेते हैं हमारा जो चार्ज है वो कंप्लीटली उसी वॉल्यूम के अंदर में है और उसके बाहर में कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो एग्जैक्टली ज़ीरो है। इन दैट कंडीशन अगर हम वॉल्यूम बढ़ा भी देते हैं, कोई आर्बिट्री एक बड़ा वॉल्यूम ले भी लेते हैं, देन बाहर के द्वारा जो एनर्जी होगी वो तो ज़ीरो ही होगी, इसलिए हमें इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो हम लोग ये वी डैश भी ले लेंगे, इन दैट कंडीशन भी हमारा ये इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो बात है कि हमारा जो सरफेस है वो एक और दूसरे एस डैश में कन्वर्ट हो गया होगा। अब इस चीज को करने का फायदा क्या है? इस चीज को करने का फायदा ये है कि मान लेते हैं कि स्पेस में कहीं पे भी और कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इन दैट कंडीशन हम चाहे तो इस वॉल्यूम को धीरे धीरे एक्सपैंड करते हुए पूरे स्पेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दैट कंडीशन हमारा जो सरफेस है वो खुद ब खुद इन्फिनिटी के ऊपर चला जाएगा और वॉल्यूम भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इन दैट कंडीशन हम लोग आइए इस दोनों चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि इन दोनों ही इंटीग्रल्स के साथ क्या होगा। हमारा पहला इंटीग्रल जो है वो वॉल्यूम से, जो कंप्लीट वॉल्यूम पर एक इंटीग्रल है, वो एक ऐसे इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा जो कंप्लीट स्पेस में है। दूसरा बात, हमारा जो दूसरा सरफेस है उस पर हम लोग जो इंटीग्रल ले रहे हैं वो v इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। मान लेते हैं हम इसे एक सरफेस के रूप में कंसीडर कर ले, एक स्फीयर के रूप में कंसीडर कर लेते हैं, जो भी हमारा सरफेस है। जैसे जैसे ये बड़ा होते चला जाएगा वैसे वैसे हम ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह दिखने लगेगा, बिकॉज एज कम्पेयर टू द स्केल इट विल बिकम जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। और जैसे जैसे हम देखते जाएंगे, ये हम लोग इससे दूर होते जाएंगे, उस तरह से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के टर्म के हिसाब से वैरी कर रहा है, पोटेंशियल जो है वो 1/r के टर्म से वैरी कर रहा है, और ए जो है वो r² के टर्म से ग्रो कर रहा है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि इन सब के हिसाब से भी हमारा जो ये इंटीग्रल है वो 1/r के टर्म से ग्रो कर रहा है, और जैसे ही हमारा r टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, हमारा ये जो पूरा सेकेंड इंटीग्रल है वो पूरा एक्चुअली में जीरो हो जाएगा। यानी दिस इंटीग्रल विल टर्न टू जीरो व्हेन v टेंड्स टू इंफिनिटी। यानी हमारा जो वॉल्यूम है वो अगर हम पूरे कंप्लीट रीजन को कवर करने लगते हैं, जिसे हम और बेटर ढंग से लिख सकते हैं दैट v अप्रोचेज कंप्लीट स्पेस r³। जब इसको ये अप्रोच करने लगेगा, इन दैट कंडीशन हमारा सेकेंड इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। सो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर कर रहे हैं और स्पेस में और कुछ भी नहीं है, इन दैट कंडीशन हम इस दूसरे वाले इंटीग्रल को इग्नोर कर सकते हैं और पहले वाले इंटीग्रल के वॉल्यूम को हम लोग कंप्लीट स्पेस के अंदर के एक इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उससे हमें वर्क का एक ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। सो हमारा फाइनली एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। अच्छा, हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक एप्सिलॉन नॉट टर्म भी था जो मुझसे छूट गया है। सो फाइनली वर्क का जो फाइनल एक्सप्रेशन दिखेगा वो कुछ इस तरह का होगा, और हमारा जो कंप्लीट फार्मूला है वो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। तो आज हम लोग ने देखा कि एक आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के समय में उसके आसपास किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के समय में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसे कैलकुलेट किया। इसके अलावा हम लोगों ने चार्ज के एक सिस्टम की एनर्जी, यानी कि उसे बनाने में जो वर्क डन करना पड़ा, उसे कैलकुलेट किया। और साथ ही साथ हम लोग ने इसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी हम लोग लेके गए, जहाँ पर हमारे पास अगर एक कंटिन्यूस चार्ज बॉडी दे रखी हुई है, इस कंडीशन में उसमें कितनी एनर्जी होगी, यानी उसे क्रिएट करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, उसे हम लोग ने कैलकुलेट किया।